हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, हमारा आरक्यू जो है यहाँ पे डिस्कशन कंटिन्यूअस चालू है। आप इसके पहले के सारे लेक्चर्स देख चुके होंगे जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक आईटीसी, एग्जम्पशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई और कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ऐसे ही अब हम ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और आज का टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई। आई रिपीट, आज का टॉपिक है बेटा टाइम ऑफ सप्लाई। तो चलिए टाइम ऑफ सप्लाई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं। और यस, आज का डिस्कशन भी बड़ा मजेदार डिस्कशन रहेगा। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे आरक्यू के तो यहाँ पे लाइक जरूर कीजिएगा। जैसा मैंने पहले सेशन में कहा था कि ये रिकॉर्डेड सेशन जो अच्छे क्वेश्चन जो है हमारे डिस्कशन में रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आरक्यू डिस्कशन फॉर टॉपिक टाइम ऑफ सप्लाई। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, जब आप 3 पे आते हो तो आपको टीओएस फिक्स करना है। स्टडी मैट में क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो वो देखो क्या कहते हैं। मंच एंड वंच, अ कंपनी रजिस्टर्ड सप्लाई इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। उन्होंने कह दिया कि फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी सप्लायर को टैक्स देना है। इट हैज फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। गुड्स वेयर सप्लाइड ऑन 3 अक्टूबर। सप्लाइड मतलब रिमूव। उसका इनवॉइस 5 अक्टूबर को दिया। अच्छा, गुड्स था भाई साहब और इनवॉइस रिमूवल के बाद दिया। सप्लाइड मतलब रिमूवल, रिमूवल 3 को किया, इनवॉइस 5 को दिया। देना देना इनवॉइस रिमूवल और पेमेंट 9 को आया। तो जब तक स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम ना हो, पेमेंट को ऐसा क्रॉस ही कर देना पहले। ओके, कब रिसीव हुआ छोड़ उसको, हमें सिर्फ 2 ही डेट देखनी है। क्या? इनवॉइस है, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। तो इनवॉइस की डेट है 5 अक्टूबर और लास्ट डेट क्या होनी चाहिए इनवॉइस की? जिस दिन रिमूव आए ना 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर लास्ट डेट मतलब विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, सिंपल वे में टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करो। स्टडी मैट में क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया तो एग्जाम में छोड़ना मत। हाँ, ये मैं आप पहला लिखवा के दूंगा क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन स्किल कैसा होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। ये मैं लिखवा के दूंगा, लेकिन इसके आगे ये अभी जो मैं लिखवा के दे रहा हूँ वो लर्न कर लेना, वो आपको बिना देखे लिखना है। तो चलो लिखो लीगल प्रोविजन। ओके, आ जाओ चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई, क्वेश्चन नंबर 3 लिखना लीगल प्रोविजन। ठीक है, नहीं नहीं वो तो क्लियर है बेटा, 3 अक्टूबर आएगा, ये तो सबको ही पता है। ओके, बस प्रेजेंटेशन कैसा लिखना देखो। सेक्शन याद आया तो एज पर सेक्शन 12 याद आया तो बहुत अच्छी बात। ओके, नोटिफिकेशन याद आया तो अच्छी बात। समझ लो आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ ये लेते हैं कि आपको याद आ रहा है, इसके बाद का क्वेश्चन ऐसा लगे कि आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो लिखो एज पर सेक्शन 12(2), as per section 12(2), read with notification 66/2017, as per section 12(2), read with ध्यान रखना कि 12(2) साथ में नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए, ये अच्छा स्टेटमेंट है, अगर ऐसे स्टेटमेंट लिखो तो अच्छा लगता है। read with notification 66/2017, the time of supply of goods, TOS मत लिखना, हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई पूरा वर्ड लिखना। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स shall be earlier of the following dates, shall be earlier of the following dates, earlier of the following dates। देखो, डेट ऑफ ए लिखना, अर्लियर को अंडरलाइन करना, वो इवेल्युएटर को दिखना चाहिए। ए लिखो, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, दैट इज डेट ऑफ रिमूवल फॉर सप्लाई, दैट इज डेट ऑफ रिमूवल फॉर सप्लाई, रिमूवल फॉर सप्लाई। नेक्स्ट लिखना, ये सेकंड पॉइंट लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे ये बताना पड़ेगा कि जो मुझे पेमेंट वगैरह मिला वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
और वो कौन सा नोटिफिकेशन 66/2017 लिखो एज पर नोटिफिकेशन 66/2017 as per notification 66/2017 6/2007 the time of supply of goods is not on advance received except specified actionable claims बस खत्म। ये थर्ड वाला पॉइंट नहीं भी लिखा तो चलेगा, मैंने वो ऊपर ही कवर कर लिया। लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस मतलब डेट ऑफ रिमूवल फॉर सप्लाई, वही सेक्शन 31 कहता है कि लास्ट डेट कौन सी मानी जाएगी, जिस दिन आपका रिमूवल फॉर सप्लाई हो। तो वो छोड़ दो, वो नहीं भी लिखा तो चलेगा, बस मैंने शॉर्ट में सिंपल में कवर कर लिया। डिस्कशन और कंक्लूजन पॉज करके आप लिखोगे। हो गया? डन 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 डन। चलो, वेरी गुड। तो आप आ जाओ क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। सभी केसेस इंडिपेंडेंट केसेस है, आपको टीएस फिक्स करना है। अज्यूमिंग दैट जीएसटी इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज, स्टडी मैट में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट। और एलडीआर के लिए रखना, सप्लाई ऑफ गुड्स है और रिवर्स चार्ज है। 2 मिनट, सप्लाई ऑफ गुड्स है और रिवर्स चार्ज है, याद करो क्या था, ठीक है? और आपको टीएस फिक्स करना है। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग डेट्स दी है, अलग अलग हम आइडेंटिफाई करेंगे। चलो सॉल्यूशन में आ जाओ, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, फिर हम टीएस डिटरमाइन करेंगे। पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। लीगल प्रोविजन लिखो, एज पर सेक्शन 12(3), याद आया तो, नहीं याद आ रहा है तो लिखो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ, डायरेक्ट यहां से, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, where tax is payable under reverse charge, the time of supply of goods, shall be the earliest of the following, date, और earliest को अंडरलाइन करना, shall be the earliest of the following dates, और earliest को अंडरलाइन करना। लिखो ए, याद करो, लिखो ए। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, बिना देखे कोशिश करो तो अच्छी बात है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, बी डेट ऑफ पेमेंट, इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। बी डेट ऑफ पेमेंट shown in the entered in the books of account, आप एग्जाम में ऐसा लिख लो, डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ पेमेंट एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। थर्ड डेट ऑन विच पेमेंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और फोर्थ डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और फोर्थ यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा लिखा तो भी चलता है, इतना टेक्निकल वर्ड से ज्यादा मैं जैसा लिखवा रहा हूँ। 31st day from the date of supplier's invoice, 31st day from the date of supplier's invoice। बस ये इतना टेक्निकल लिखने के बजाय
इतना सिंपल वर्ड में लिखा तो भी चलेगा, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लायर्स इनवॉइस। बस ये रट्टा मार लो 4 डेट, और ये 4 डेट्स में से विच एवर इज अर्लियर, दैट्स ऑल, वो आपका टीएस होगा। डेट ऑफ रिसिट, पेमेंट की 2 डेट्स और 31st। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये अब टेबल बनाओ नीचे। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर चार्ज, अंडर रिवर चार्ज। अब ऊपर के डेट से हमें थोड़ा रेफरेंस लेना है। पहला लो सीरियल नंबर, पहला लो सीरियल नंबर, फिर लो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। उसके बाद में डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट, डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट। हाँ, अब मुझे क्या, अब मेरे हिसाब से टेबल बनाना है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है। अब मुझे चाहिए डेट ऑफ सप्लायर्स इनवॉइस। हाँ, डेट ऑफ सप्लायर्स इनवॉइस चाहिए, क्योंकि वहां से 31st डे भी निकालना है मेरे को। तो लिखो नेक्स्ट इसमें डेट ऑफ सप्लायर्स इनवॉइस। सप्लायर इनवॉइस पे टीओएस नहीं फिक्स करूंगा, पर वहां से 31st डे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो डेट ऑफ सप्लायर इनवॉइस। उसके बाद में 31st डे फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस, 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, ठीक है। और आखिरी में टीओएस एज पर सेक्शन 12(3), लास्ट में टीओएस एज पर सेक्शन 12(3), ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम आपको करना है, ख्याल रहे, या हो सकता है पेमेंट की एक ही डेट हो तो अच्छी बात है, पेमेंट की 2 डेट्स हो तो फिर आपको डेट ऑफ रिसीव, पेमेंट की 2 डेट और 31st डे, ये नहीं लेना है 31st डे, ओके, और विच इज अर्लियर। तो आपको अभी क्या करना है, ये 31st डे आपको निकालना है। जैसे सप्लायर का इनवॉइस जून 29 है, तो 29 को छोड़ दो, ओके, 29 को छोड़ दो। जून 30 महीने का रहता है, तो जून का एक दिन, और जुलाई के, ओके, जुलाई के 31st डे जाना है, तो जून का एक दिन हो गया। तो आपका 29 जून को 30 दिन खत्म हो जाएंगे, और 30th जुलाई को 31st डे आएगा। ओके, तो इस तरह से, पर ये देख के नहीं करना है आपको, आपको खुद ये 31st डे निकालना है। और फिर 1 2, इसमें 2 डेट होगी तो 2 डेट्स लिखना, 1 2 और 3, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, ओके, तो वो आपका टीएस होगा। तो चलो फटाफट बिना देखे ट्राई करो, अगर देखने की जरूरत पड़ी तो ठीक है देख लेना, पर जो बिना देखे ट्राई करेगा, आई सैल्यूट देम, ठीक है। चलो पॉज करके आप ट्राई करो फटाफट। डन। तो आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी, तो आंसर चेक कर लो, ठीक है। बिना देखे ट्राई किया, सब टीओएस सही आए। ये वाला थर्ड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट पेमेंट जून 30 को किया, तो और बैलेंस जुलाई 20 को किया। थर्ड वाला समझा कि आपको, मुझे बताओ। ओके, थर्ड वाले में देखना, यहाँ पे पार्ट पेमेंट इज मेड ऑन जून 30, मतलब एडवांस में दिया, तो वहां पहला पेमेंट हुआ, इसलिए टू दैट पार्ट पेमेंट, उतने पार्ट पेमेंट के लिए 30 जून को आएगा। और बैलेंस जुलाई 20 को दिया, बैलेंस जुलाई 20 को दिया, तो वो केस में हमको फिर से टीओएस देखना पड़ेगा फॉर बैलेंस, बैलेंस के लिए फिर से टीओएस देखना पड़ेगा। मतलब डेट ऑफ रिसिप्ट जुलाई, पेमेंट जुलाई 20 और 31st डे, तो थर्ड केस में 31st डे क्या आ रहा है, जुलाई 30। तो फिर बैलेंस पेमेंट के लिए आपका विच इज अर्लियर, मतलब जुलाई 1 आएगा। यानी इसमें अगर सबसे क्रिटिकल समझने लायक है तो ये, जब आपके पार्ट पार्ट पेमेंट होते हैं तो आपको 2 टीओएस फिक्स करने पड़ते हैं। पहला टीओएस का वो 4 पॉइंट्स वो अप्लाई करो विच इज अर्लियर, और दूसरा टीओएस का वो 4 पॉइंट्स विच इज अर्लियर, ओके, विच इज अर्लियर। ये समझा क्या आपको, अपने आप क्या, वेरी गुड। ये थर्ड वाला पॉइंट समझा क्या आपको, वेरी गुड। चलो आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 में, आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 में।
देखो वो क्या कहते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली। सारी सिचुएशन अलग अलग है स्टडी मैट में, सारे तीनों क्वेश्चन स्टडी मैट में। कबीरा इंडस्ट्री लिमिटेड engage the services of transport by road, transport for road transport of consignment on 17th जून। कबीरा ने जीटीए को अपॉइंट किया रोड ट्रांसपोर्ट, और कब अपॉइंट किया, 17 जून, एंड मेड अ एडवांस पेमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेम डेट, और उसको पेमेंट कर दिया 17 जून को ही। हाउएवर द कंसाइनमेंट कुड नॉट बी सेंट इमीडिएटली ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्राइक इन अ फैक्ट्री एंड इंस्टेड वाज सेंट ऑन 20th जुलाई। कंसाइनमेंट भेजा 20th जुलाई को, और इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर ऑन 22nd जुलाई। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द ट्रांसपोर्टर सर्विस। ना, सबसे पहले तो जीटीए सर्विस दिया, मतलब आपसे एक्सपेक्टेशन है कि वो कहते हैं कि आप ये अज्यूम करना कि ये रिवर चार्ज है, और रिवर चार्ज में आने की वजह से इस, और ये सर्विस है, ओके, सर्विस चार्ज रिवर चार्ज में आने की वजह से सेक्शन 13(3) अप्लाई होगा, और आपका टीओएस यहाँ पे सेक्शन 13(3) से फिक्स होगा। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले मेरी कमेंट आएगी कि जीटीए सर्विस अगर बॉडी कॉर्पोरेट को दिया गया तो ये रिवर चार्ज में आएगा, फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन मत लेना। फिर मैं सेक्शन 13(3) पे कमेंट दूंगा, ओके, 13(3) पे, और फिर मेरा डिस्कशन और कंक्लूजन होगा। ओके, तो चलिए, ओके, पहला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का पहला केस, चलो लिख कर देखते हैं, चलो 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 लिख कर देखते हैं, आ जाओ फटाफट। डन, चलो, या आप ट्राई करोगे, आप ट्राई करोगे लीगल प्रोविजंस, ओके, प्रोविजन और कंक्लूजन, आप ट्राई करोगे तो फटाफट टी टी करो, या मैं लिखा के दूं। और यहाँ पे डायरेक्टली आपने 61th डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस लिखा तो भी चलता है, 61th डे फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस लिखा तो भी चलता है। आप ट्राई करोगे, चलो ट्राई करो। ओके, पहले ये बताओ कि ये जीटीए सर्विस है, बॉडी कॉर्पोरेट को दिया, रिवर चार्ज में आता है, फिर सेक्शन 13(3) रिवर चार्ज का टीओएस फिक्स करता है, डिस्कशन और कंक्लूजन। आप ट्राई करो, पॉज करके आप ट्राई करो, चलो पॉज करके आप ट्राई करो। डन, ट्राई किया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ये आपने ओन वर्ड्स में लिखो, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर लिखना कि पहले ये बताओ कि रिवर चार्ज है, दूसरा ये बताओ कि रिवर चार्ज में सर्विस का होगा तो पेमेंट, ओके, डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि बुक एंट्री और बैंक रियलाइजेशन, लेकिन वो लिखने से फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ डेट ऑफ पेमेंट एक ही दी है। हाँ, जहाँ बुक एंट्री और बैंक रियलाइजेशन दो अलग अलग दिया जाए वहाँ पे वो पूरा लिखना चाहिए, आपने वो पूरा लिखना चाहिए, या 61 डे फ्रॉम सप्लाई से इनवॉइस, उसके बेसिस पे आप कंक्लूड करो, ठीक है। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट, अ फर्म ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट की फर्म है, अ फर्म ऑफ एडवोकेट इशू इनवॉइस फॉर द सर्विस टू एबीसी लिमिटेड ऑन 17th Feb। एडवोकेट ने एबीसी लिमिटेड बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया, पेमेंट इज कंटेस्टेड बाय द एबीसी लिमिटेड ऑन द ग्राउंड दैट on account of significant negligence of firm, the company case was dismissed by court for non-appearance, which necessitated further appearance for which the firm is billing the company. The dispute drag on and finally payment is made on 3rd November. Okay, देखो, इनवॉइस आया था 17th Feb को, इनवॉइस आ गया था 17th Feb को, दोनों में डिस्प्यूट हुआ, पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट 3rd नवंबर को हुआ। आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ लीगल सर्विसेज। अब देखो ये कॉन्सेप्ट ही अलग है, या इनवॉइस पहले चले गया सप्लायर का और 3rd नवंबर को पेमेंट हुआ, इनवॉइस फेब में ही चले गया था, पेमेंट 3rd नवंबर को हुआ। चलो ये भी ट्राई करो, खुद ट्राई करो, ये भी रिवर चार्ज वाला है, पर यहाँ पे खुद ट्राई करो, चलो पॉज करके ट्राई करो बेटा, लिखो लिखो, पॉज करके ट्राई करो, मैं चाहता हूं कि लिखो आप, बिना देखे लिखोगे तो बेस्ट रहेगा। बिना देखे किया, बिना देखे ट्राई किया होगा तो गुड, वेरी गुड, और देख कर भी किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। या 61th डे वाला क्राइटेरिया पे टीओएस आता है, तो जो भी 61th डेट, ये डेट में गलती मत करना, डेट कैलकुलेट करते वक्त 2 बार सोचना। तो यहाँ पे जो भी आपका 61th डे आएगा 19th अप्रैल, ओके, वो आपका टीएस होगा 19th अप्रैल। तो डे बराबर सबके बिना देखे डे आए क्या, डेज बिना देखे आए क्या। चलो नेक्स्ट, मेसर्स प्रणव एसोसिएट अ पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइडेड रिकवरी एजेंट सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे याद करके बताओ। ओके, प्रोवाइडेड रिकवरी एजेंट सर्विसेज टू न्यूटन क्रेडिट लिमिटेड, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, and registered supplier on 15th of January.
Invoice for the same was issued on 7 February and payment was made on 18 April by Newton Credit Limited. अब देखो ये जब केस स्टडी एग्जाम में आएगी तो ये केस स्टडी में आपको नहीं बोला जाएगा रिवर्स चार्ज है, आपको क्या याद आना चाहिए, रिकवरी एजेंट है। अब देखो दो टाइप के एजेंट कंफ्यूज करेंगे, एक रिकवरी एजेंट और एक डीएसए। ओके, तो यहाँ पे रिकवरी एजेंट होगा और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होगा। रिकवरी एजेंट कोई भी हो, रिकवरी एजेंट कोई भी हो और बैंक को सर्विस दे रहा हो तो रिवर्स चार्ज लगता है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर इंडिविजुअल होगा, ओके इंडिविजुअल होगा अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और वो इंडिविजुअल होगा तो ही यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगता है। तो ये रिकवरी एजेंट है, रिकवरी एजेंट अगर एनबीएफसी को सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज लगता है। तो ऐसे केस में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा डिटरमाइन द फॉलोइंग पर्सन लायबल टू पे जीएसटी। जीएसटी कौन देगा, तो यहाँ पे एनबीएफसी देगी एज पर सेक्शन 93। ओके, एनबीएफसी देगी एज पर सेक्शन 93। और टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा, ओके यहाँ पे क्या होगा बेटा, तो टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ पेमेंट या 61th डे फ्रॉम सप्लाइज इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, वो लिया जाएगा। तो ये चलो ये आपके लिए होमवर्क है, आप करोगे, लिख दो वहाँ पे होमवर्क है आपके लिए और ये करोगे आप। डन 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 डन। चलो, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को कंप्लीट किया कि रिवर्स चार्ज में आप टीओएस कैसे फिक्स करोगे। ओके, अब 14 नंबर पे आओ, प्लीज प्लीज 14 नंबर पे आओ। 14 नंबर पे अगर आप आते हो तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन शोज दैट एबीसी एंड कंपनी carried out the service of cleaning and repairs of tank in an apartment complex। पता चला कि एबीसी और कंपनी टैंक रिपेयर और क्लीनिंग का काम करती थी। टैंक बेचती थी कि रिपेयरिंग क्लीनिंग करती थी, तो ये गुड्स है या सर्विस है? ओके, फॉर विच अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन शोड अ पेमेंट, जो उनका रिसिपिएंट थे अपार्टमेंट ओनर्स, शोज द पेमेंट इन कैश 4 अप्रैल टू देम अगेंस्ट द वर्क ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। मतलब ओके, जो भी रिसिप्ट कर दिया अपार्टमेंट ओनर ने, अपने बुक्स में तो रिसिप्ट बता दिया, अरे है ना, अपने बुक्स में तो रिसिप्ट बता दिया कि सर्विसेज रिसीव्ड। द डेट ऑफ वर्क आर नॉट क्लियर फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एबीसी। एबीसी के रिकॉर्ड से कुछ मिल नहीं रहा है, समझ में आ रहा है? आर नॉट क्लियर। एबीसी एंड कंपनी हैव नॉट इशूड द इनवॉइस। एबीसी ने इनवॉइस भी इशू नहीं किया और पेमेंट भी उसके बुक्स में नहीं है। ना सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया, ना पेमेंट बताया, ना कंप्लीशन बताया, पर रिसिपिएंट ने एंट्री मार दी, रिसिपिएंट ने एंट्री मार दी। तो बताओ अब टीओएस क्या आएगा? पहले बताओ 13 टू ए बी या सी? सी आएगा। ओके, ये स्टडी मैट में है तो यहाँ 13 टू सी लग जाएगा। ये समझ में आया क्या? 13 टू सी लग गया तो जिस दिन रिसिपिएंट अपने बुक्स में रिसिप्ट शो कर देगा उस दिन टीओएस रिसिपिएंट का है कि सप्लायर का आएगा? सप्लायर का। तो उस दिन एबीसी का टीओएस आ जाएगा। तो एबीसी का टीओएस कब आ जाएगा बेटा? 4 अप्रैल। लिखना कैसे, ये लिख के देखेंगे। लिखना कैसे, तो ये लिख के देखो। चलो चलिए, पहले तो 13 टू सी। अब यहां पे सुनो सुनो, यहां पे इनवॉइस का डेट देने की वगैरह जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 13 टू सी में जिस दिन रिसिपिएंट शो करेगा उस दिन टीओएस आएगा। यहाँ टाइम लिमिट का लफड़ा ही नहीं है। समझ में आया क्या? तो लिखो, एज पर सेक्शन 13 टू सी, 13 टू सी, इफ टीओएस ऑफ सर्विस, if TOS of service cannot be determined, if ये लाइन आनी चाहिए, हाँ, if TOS of service cannot be determined, नहीं समझी होगी तो अभी समझ लो, cannot be determined as per 13 to A और 13 to B। समझा क्या? C में कब जाओगे? जब A और B फेल हो गए, A और B फेल हो गए। ओके, तो cannot be determined as per section 13 to A और 13 to B, then TOS shall be determined, then TOS shall be, लिखो, TOS shall be date on which, लर्न कर लेना अभी, date on which recipient shows the receipt of services, date on which recipient shows the receipt of services in his books of account, in his books of अकाउंट। तो भाई साहब किसी को पहले नहीं समझा होगा, किसी ने बोला होगा कि सर रिवाइज कर दो, कर दिया रिवाइज। समझ में आया क्या?
ओके, तो यहाँ पे अब रिवाइज हो गया, तो अब यहाँ पे अंडरलाइन करना, डेट ऑन विच रेसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये लाइन को अंडरलाइन करो, ठीक है। डिस्कशन एंड कंक्लूजन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। इन गिवन केस अ सप्लायर, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं थोड़ा और सिंपल वर्ड में कर रहा हूं। इन गिवन केस अ सप्लायर एबीसी एंड कंपनी have not issued any invoice, have not issued any invoice, also from records, it is not clear that when service is completed, और पेमेंट रिसीव्ड, ये लाइन समझी क्या? एक बार फिर से, ए और बी फेल हो गया, मतलब तीनों चीजें फेल हो गई। कौन सी तीनों चीजें फेल हो गई? इनवॉइस भी फेल हो गया, कंप्लीशन भी फेल हो गया, और रिसिप्ट भी नहीं मिल रही है, उसके रिकॉर्ड से कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओके, फुल स्टॉप लिखो। thus we can say that TOS cannot be determined under section 13(2)(a) or 13(2)(b. नीचे लिखो। Therefore, TOS as per section 13(2)(c, is, क्या आएगा बेटा? 4th अप्रैल। अच्छा, ये TOS किसका? रिसिपिएंट का या फॉर एबीसी? फॉर एबीसी। 4th क्या लिखोगे? अप्रैल, फॉर किसके लिए? एबीसी एंड कंपनी, फॉर एबीसी एंड कंपनी। डन, ये एबीसी का TOS होगा। चलिए, तो अब आपको अच्छे से समझा? क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, चलिए देखो बेटा, इन बिटवीन डिस्टर्ब करके फायदा भी नहीं है, जिसको जाना है वो जाए। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे इस क्वेश्चन पे। मिस्टर एक्स टुक अ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस फ्रॉम किसके बेटा? BSNL। एक मिनट, हु इज द सप्लायर ऑफ सर्विस? अरे नालायक को बताओ, हु इज द सप्लायर? BSNL। हु इज द रिसिपिएंट? और ये गुड्स है या सर्विस? सर्विस है। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 20XX द बिल अमाउंट 5000। एक मिनट, जनवरी का बिल कितना था? 5000। he made a payment 5500। x ने कितना पेमेंट कर दिया? 5005 with the instruction to adjust the excess payment against the क्या? नेक्स्ट इनवॉइस। एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। एक मिनट, सप्लायर कौन है? BSNL को एक्स्ट्रा आ गया। क्या BSNL ने मांगा था? नहीं मांगा, पर एक्सेस आ गया। अप टू कितना आ गया? 1000 ही आए ना, 500 रुपए एक्स्ट्रा है ना, मतलब अप टू 1000। 5000 तो बिल में ऐड होगा, यानी BSNL का उस दिन जो, सुनना बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, इधर ध्यान दो। BSNL जब उस मंथ का GSTR1 जाएगा, तो GSTR1 में 2 टेबल रहेंगे। एक टेबल रहेगा तुम्हारा इनवॉइस और दूसरा रहेगा एडवांस। अरे है ना, तो इनवॉइस में तो 5000 जाएगा, समझा नहीं? इनवॉइस में तो 5, बात है एडवांस की। ओके, तो एडवांस 500 अभी देना कि बाद में? तो अब लॉ क्या कहता है? अप टू 1000। आप अभी नहीं, बाद में भी दिया तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो hence the same was adjusted by BSNL in the next invoice bill payable on 5th of क्या? मार्च। अच्छा, नेक्स्ट इनवॉइस कब दिया? मार्च में। डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई विथ रिगार्ड टू सच एक्सेस पेमेंट इन द लाइट ऑफ क्या? GST लॉ। What would be your answer if Mr. X make the payment of 6500? एक मिनट, अभी तो पहले इसमें तो 500 ही एक्सेस था, अप टू 1000 था। अरे यस और नो? तो अप टू 1000 था, तो उसका TOS बताओ जनवरी में आएगा या मार्च में आएगा? एक वर्ड लाइन ऐड करना, एट द ऑप्शन ऑफ BSNL।
I repeat the word, क्या? At the option of BSNL, he can here fix the TOS at the time of issue of क्या? Next invoice. यानी कब वो TOS fix करेगा? मार्च में. लेकिन बताओ, अगर ये पेमेंट 5,500 नहीं होता, ये पेमेंट 6,500 होता, कम ऑन, कितना? 6,500 होता, तो वो केस में 1,500 रुपये हो गया, 1,500 रुपये हो गया, तो ये 1,500 एक्सेस पेमेंट कितना? 1,500. तो जब BSNL जनवरी का, सुनो बहुत अच्छा, ओके मैं कॉन्सेप्ट फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब BSNL जनवरी का GSTR1 देगा, तो जनवरी के GSTR1 में इनवॉइस टेबल में तो 5,000 जाएगा, और एक्सेस अब कितना हुआ? 1,500. 1,500 मतलब 1,000 से ज़्यादा. तो ये टैक्स बाद में कि अभी देना पड़ेगा? अभी. और ये GSTR1 में दूसरा टेबल होता है एडवांस. अरे है ना, दूसरा टेबल होता है एडवांस. तो ये 1,500 किधर चले जाएगा? एडवांस में. और एडवांस में आपको TOS उसी मंथ में जनवरी में देना पड़ेगा. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, तो ऐसे केस में ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप सॉल्व करोगे. ओके, लिखने का तरीका देख लेते हैं. आंसर देखिए, सबसे पहले तो आप लीगल प्रोविजन लिखोगे. ओके, अगर मुझे बिना देखे बताओ, ये रेफरेंस क्या याद आएगा आपको? कोशिश करना, क्या रेफरेंस दोगे? प्रोविजो. अच्छा, गुड्स है या सर्विस है? जैसे प्रोविजो टू 13(2), अगर गुड्स होगा तो प्रोविजो टू 12(2). अरे है ना, तो ये सर्विस है. ओके, तो जहां तक है सर्विस है, तो प्रोविजो टू सेक्शन 13(2). ओके, 1,000 वाला इंडिकेटेड इनवॉइस, तो देन डेट ऑफ इश्यू ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस. ओके, आपका TOS आएगा. ओके, बेटर वे, अगर यहाँ की लैंग्वेज आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, सजेस्टेड आंसर की लैंग्वेज, ये सजेस्टेड आंसर की लैंग्वेज है, ये अगर डिफिकल्ट लगती है तो हमने जैसा चार्ट में सिंपल वर्ड में लिखा वैसा भी आप लिख सकते हो. मैं बार बार आपको, अब ये हमारा तो ओके जो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर है, पहले से कह रहा हूँ कि आप अपनी ओन लैंग्वेज विथ क्लियर कंटेंट लिख सकते हो. यस और नो? ओके, चलिए. पेमेंट 5,500 होगा तो इसका TOS 5th ऑफ मार्च आएगा. अगर 1,500 होगा तो उसका TOS कब आएगा बेटा? तो एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट, मतलब कौन से मंथ में पैसा मिला? ओके, जनवरी 20XX. तो यहाँ लिख दो जनवरी 20XX. ओके, मतलब जब रिसीव हुआ उसी वक्त आपका TOS आ जाएगा, क्योंकि अमाउंट 1,000 से ज़्यादा है. चलिए, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे. क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिए दोस्तों, 16 में अगर आप देखोगे तो डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई इन फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग दैट GST इज पेबल अंडर क्या? रिवर्स चार्ज. CMA में पूछा गया है और स्टडी मैट में हमारे इसमें क्वेश्चन एक्सचेंज होते हैं. CMA CS में पूछेंगे कहाँ से? लॉ की है. ओके, तो वो GST तुम CMA में पढ़ो, CS में पढ़ो या CA में पढ़ो, लॉ पढ़ना है. तो अब यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. मुझे बताओ, पहली बात तो RCM है, ढूंढो. पहली बात तो RCM, और बिल्कुल इनएक्टिव मत रहना. मैं आपके लिए कह रहा हूँ, अदरवाइज मैंने कॉन्सेप्ट तो समझा दिया है. ओके, ये वर्क आपका है. अगर आप इस मेंटेलिटी से बैठो कि सर पढ़ा रहे, ठीक है सुन लेना यार, तो आपका वर्क मैं कंप्लीट कर रहा हूँ. ओके, अदरवाइज मैं इमीडिएटली आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया है कॉन्सेप्ट, ये आपके लिए चल रहा है. इसलिए ऐसा इन्वॉल्व रहो जैसे एग्जाम में आया है और मैं क्या करूँगा. एक्टिवली इन्वॉल्व रहो. रफ में क्या चीजें होनी चाहिए ये भी आप रफ में डिसाइड करो. जितना एक्टिवली अभी इन्वॉल्व होगे उतना रिवीजन के लिए आपको कम से कम टाइम लगेगा, और जितना ढीला छोड़ोगे उतना रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम लगेगा. यस और नो? ओके, तो उस बंदे को आवाज दे. क्लियर? यस और नो? ओके, बेटा मैंने अभी तक तो आपकी सर्विस मांगी नहीं उसको उठाने के लिए. ओके, ये ना, ये फ्री सर्विस प्रोवाइडर है. हाँ, फ्री सर्विस प्रोवाइडर है. ओके, जिसमें पहली बात तो ये सर्विस नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, विदाउट कंसिडरेशन है, और मांगा नहीं तो भी जबरदस्ती दिया है. ओके, तो ये जो मांगा नहीं जबरदस्ती दिया है, तो ये सप्लाई फॉर कंसिडरेशन तो है नहीं, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट क्विड प्रो क्रो है नहीं. शायद मेरे को ही समझ में आ रहा है क्या था. क्विड प्रो को है नहीं. ओके, बिना मांगे दिया. ओके, मैं कंसिडरेशन देने वाला हूं नहीं, नालायक कहीं का. ओके, तो जहां तक देखा जाए, साइलेंट प्लीज, तो रिवर्स चार्ज है, RCM आएगा. ओके, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर ऑफ सर्विस. तो देखो भाई, यहां पे ध्यान से, ठीक है,
रिवर्स चार्ज है, डेट ऑफ पेमेंट दिया है। सर्विस के रिवर्स चार्ज में मुझे दो ही डेट चाहिए, डेट ऑफ पेमेंट और 61th डे सब सप्लायर इनवॉइस, इसलिए मुझे सप्लायर इनवॉइस की डेट चाहिए। ठीक है, बाकी मेरा काम हो जाएगा। पेमेंट की दो डेट्स हो सकती है या एक डेट हो सकती है। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट एक ही दिया है, कौन सा? 10 अगस्त। कौन सा दिया है? 10 अगस्त। और सप्लायर इनवॉइस, सप्लायर का इनवॉइस डेट दिया है क्या? जून 29। तो मुझे ये बताओ, अगर सप्लायर के इनवॉइस की डेट दिया है तो मैं क्या करूं? 61 डे यहां से निकालूंगा, 61 डे यहां से निकाल के। तो अब आप जब इस जब इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस का भी अपना एक तरीका होता है और टाइम कैसे सेव करना वो एक तरीका होता है। जो स्टूडेंट ये मेंटेलिटी से चलते, देखो मैं आपको बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा, कैच करना आपके हाथ में। मैं कोई सेपरेट लेक्चर ले नहीं सकता। मैं थोड़ा पढ़ाने के अलावा शाय नेचर का हूं, मेरे ऐसे सेपरेट मोटिवेशन सेपरेट ये लेते नहीं आते। हाँ, पर मैं पढ़ा अच्छा सकता हूँ। तो जहां तक देखा जाए तो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी बातें बताऊंगा। जहां तक मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे अब ये टेबल आ गया, ये टेबल पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस यहाँ पे प्रोविजन पे मत करो, प्रोविजन अब आपको समझ गया। और टाइम ऑफ सप्लाई लिख के देखोगे क्या? बहुत ही सिंपल है। तो लिखने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हो? हाँ, लिख के कहाँ देखना? जहाँ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है, जहाँ हमको याद आना चाहिए। यहाँ तो आपको सिंपल लिखना है, विच एवर इज अर्लियर। इसमें लिख के देखने में कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या कर लेना? प्रोविजन को गायब कर देना। हाँ, पर आपको प्रैक्टिस क्या करना है? टेबल्स पर प्रैक्टिस क्या करना है? टेबल पे। तो प्रोविजन अभी, अब चलो आ जाओ, हम टेबल पे प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे टेबल पे आपको अच्छी तरह से इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। अब टेबल में आपको कॉलम, हाँ ये डिसीजंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये टाइम पे 3 घंटे में नहीं समझ में आते। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि टेबल के टाइटल्स क्या होंगे, क्या लेंगे, क्या लिखेंगे, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो जिसकी आदत ये होगी कि नहीं मैं ना क्वेश्चन लूंगा फर्स्ट क्लास, फर्स्ट पॉइंट से आखिरी पॉइंट लिखूंगा, बड़ी मेहनत से 2-3 क्वेश्चन लिखता है, बाद में तो छोड़ना लेना कैलकुलेटर, ये गलती कर दिया आपने, बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या हुआ? पहले 2-3 क्वेश्चन में इंथो था, स्टार्ट से लेके एंड तक किया, फिर इंथो डाउन हुआ, फिर कुछ धीरे धीरे क्या? कैलकुलेटर फिर तो कुछ देर बाद कैलकुलेटर भी छूट जाता। हाँ अब आ गया वो, फिर वो अमाउंट्स भी ऐसे हूं करते चले जाती है। यही तो गलती करते हो, तुमको ये आता ही नहीं है कि कैसे पढ़ना चाहिए। आप क्वेश्चन को देखो, कौन सी चीज नहीं लिखनी है मैं हैंडल कर लूंगा, कौन सी चीज लिख के देखनी है उतना पार्ट लिख के देखो। वो स्टार्ट से एंड तक फालतू टाइम वेस्ट मत करो। समझ में आया क्या? कौन सी चीज लिख के देखनी है उस पर फोकस करो, और कौन सी चीज हम लिख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, उसको छोड़ दो। वो कर लोगे आप टाइम पे, सिर्फ उसके पॉइंट फिक्स कर दो। तो इस तरह से जो आपकी इफिशियंसी पहले 3 क्वेश्चन की है, वो इफिशियंसी 15 क्वेश्चन की करो, लिख के देखने की कोई जरूरत नहीं है। वो कोई ये दिमाग से हटाओ यार कि वैसे के वैसे लिखना पड़ता है। समझ में आया क्या? पॉइंट्स कहां फोकस करना है इस पे ध्यान दो। आई होप यू अंडरस्टूड। तो जहां तक देखा जाए तो यहां ये लिख लो क्या, विच एवर इज अर्लियर रिवर चार्ज वाला। ये मैं अभी आपको जो टेबल बनाना है वो टेबल आपको इस पे बनाना है, टाइटल्स केयरफुली देखना है, टेबल बनाना है, टीओएस फिक्स करना है। ठीक है? चलो तो ये टेबल बनाते हैं, चलो आ जाओ फटाफट। टेबल बनाते हैं, टीओएस फिक्स करते हैं। प्लीज टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, टेबल में ये टेबल के टाइटल देख के मत करो, थोड़ा सोचो मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे टीओएस फिक्स करने के लिए 3 डेट चाहिए, बताओ कौन सी 3 डेट चाहिए? हाँ, डेट ऑफ पेमेंट की 2 डेट चाहिए, पेमेंट की 2 डेट चाहिए। तो मेरे 2 टेबल बन सकते हैं, डेट ऑफ बुक्स एंट्री में बुक, या फिर बोलो डेबिटेड टू बैंक। और मुझे एक सप्लायर की इनवॉइस का टेबल चाहिए, और वहां से 61th डे चाहिए, वहां से 61। तो देखो इन्होंने क्या, डेट ऑफ पेमेंट। अब डेट ऑफ पेमेंट इन्होंने एक ही टेबल लिया, पर भाई साहब मैं क्यों मानूं इसकी, मैं क्यों ना इसको और सिंप्लीफाई करूं, मैं मेरे हिसाब से ढालूं। बस सजेस्टेड में दे दिया, हमने पढ़ लिया भाई साहब, और कि बहुत सी बार तो फिर वो पढ़ना हो जाता है। सिर्फ अपने आप को बोलो क्यों मानूं इसकी, मैं और सिंप्लीफाई करता हूं। पेमेंट में मैं 2 डेट बनाता हूं, यस और नो। तो यहां पे पहले हम ट्रांजैक्शन लेंगे क्योंकि ऊपर दिए ट्रांजैक्शन, सीरियल नंबर देंगे। पेमेंट के टेबल में 2 टेबल बनाना, सब टेबल, डेट ऑफ पेमेंट में 2 सब टेबल बनाना। कौन से? बुक एंट्री और बैंक।
फिर बनाना सप्लायर इनवॉइस, फिर बनाना आपका 61 डे, और उसके बाद में टीओएस, टाइम ऑफ सप्लाई। ये आदत लगाओगे ना, मैं बहुत ऐसा कि भाई मैं क्यों सजेस्टेड आंसर का ऐसा ऐसा कैसे मानूं, मैं और सिंप्लीफाई करता हूं मेरे हिसाब से। ये समझ में आया क्या? आपको आंसर चाहिए ना, प्रेजेंटेशन चाहिए ना, वो मैं कर लूंगा। डन, चलो शुरू शुरू करो। सीरियल नंबर बिना देखे ट्राई करना, बिना देखे ट्राई करना। रेफरेंस के लिए दे रहा हूं, पर मैं कहूंगा बिना देखे, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आपको ये फिक्स करना है। बिना देखे फास्ट, 4 to 5 मिनट्स का टाइम मिलेगा। उस 4 to 5 मिनट्स में स्केल लेके एडजस्ट कर सकते हो, ठीक? नहीं तो हाथ से लिखो फटाफट। वो स्केल लेके ड्रॉ कर रहे हो, वो कर रहे हो, कोई तुम्हारी बुक नहीं लेके जाएगा। सीरियल नंबर, डेट ऑफ पेमेंट में 2 सब टेबल बनाना। कौन से 2 सब टेबल बनाओगे? हाँ, बुक एंट्री या रिकॉर्डेड इन बुक्स, रिकॉर्डेड इन बुक्स या डेबिट टू बैंक, डेबिट टू बैंक। और वो 2 इसमें जिसकी जो डेट है वो लिखेंगे। अब दोनों में एक ही डेट आएगी, क्योंकि ऊपर एक ही डेट दिया है ना, अगस्त 10, तो दोनों की एक ही डेट आएगी, दोनों की एक ही डेट आएगी, अगस्त 10। दोनों की एक डेट आएगी। उसके बाद में नेक्स्ट टेबल क्या लिया? इनवॉइस का डेट। लो, इनवॉइस का डेट जून 29, इनवॉइस का डेट जून 29। मैं आपको आंसर समझाने के लिखवा ही नहीं रहा हूं, मैं आपसे प्रेजेंटेशन करवा रहा हूं। ये मत समझ, नहीं तो ये तो मैं तो 10 मिनट में खत्म करता हूँ क्वेश्चन है, आंसर समझा के, ठीक है? और लिखते वक्त कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, इस पे मेरा एम्फेसाइज है, rather than आंसर डिस्कशन, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट निकालो 61 डे, मेरा वेट मत करो, 61 डे निकालो। जून 29 से 61 डेज क्या आ रहा है? हाँ, 29 अगस्त आ रहा है, यस और नो? तो आपका 29 अगस्त आ जाएगा पहला। ओके, 29 अगस्त आ गया, टीओएस निकाल लो। टीओएस के लिए मुझे 3 डेट चाहिए, तो पेमेंट का तो एक ही डेट दिया हुआ है, 10 अगस्त या 29 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर। आ गया टीओएस आपका। ओके, स्टेप वाइज मार्क मिल गए, इसको हाफ मार्क मिल गया आपको, या 1 होगा तो 1, ठीक है? चलो बाकी निकालो फटाफट, बाकी निकालो फटाफट। लीगल प्रोविजन होमवर्क है आपके लिए, हाँ? टेबल के नीचे लिख लेना बाद में। फास्ट फास्ट फास्ट, 5 मिनट्स में से 2 मिनट निकल गए आपके। थर्ड को कैसे एडजस्ट करोगे? पार्ट 1 पार्ट 2, पर दोनों डेट एक ही रहेगी। दोनों डेट एक मतलब बुक एंट्री या बैंक, बुक एंट्री और बैंक, दोनों डेट्स एक ही रहेगी। और वहां 2 टीओएस निकलेंगे, 2 टीओएस निकलेंगे, पार्ट 1 का अलग, पार्ट 2 का अलग। पेमेंट की डेट बुक एंट्री और बैंक की सेम रहेगी। बुक एंट्री और बैंक की सेम रहेगी। हो गया, वेरी गुड। तो आपके सेकंड केस में टीओएस अगस्त 1 आया, मैच करो। थर्ड केस में टीओएस 2 डेट आएगी, पहले वाले का अलग, दूसरे वाले का अलग, तो जून 30 एंड अगस्त 29, जून 30 और अगस्त 29। डन? उसके बाद के 2 तो इजी है।
61 डेज बराबर आ रहे हैं, जून 28, जून 26, बिना देखे जिसने सॉल्व किया होगा, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ठीक है। डन। हाँ, नीचे लीगल प्रोविजन होमवर्क, नीचे लीगल प्रोविजन होमवर्क, स्पेस छोड़ दो उतना, आज कंप्लीट करना, ठीक है, लीगल प्रोविजन होमवर्क। चलिए लेते एक छोटा सा ब्रेक। ओके, आगे का डिस्कशन ब्रेक के बाद 10 मिनट में वापस आ जाओ, प्रॉब्लम्स आज अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। कम बैक विद इन 10 मिनट्स। चलिए थोड़ा यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 पे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है फॉर 3 मार्क्स। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए पूछा है। यहाँ पे नो एंड ग्रो पब्लिशर और रजिस्टर्ड डीलर इन इंडिया, नो एंड ग्रो पब्लिशर है और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड भी है। पेड एन एडवांस ₹50,000 टू मिस्टर गनात्रा, एन ऑथर, फॉर कॉपीराइट कवर्ड अंडर सेक्शन 13(1)(a) of Copyright Act of his original literary work on 5/9/20XX. It made the balance payment to ₹1,50,000 on 12th of December. You are required to determine time of supply. If Mr. Ganatra raised an invoice on 6/10/20XX and 17/12/20XX. बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और उम्दा क्वेश्चन पूछा है। और ये क्वेश्चन जो है सीए इंटर नवंबर 19 एग्जाम में पूछा गया है। सुनिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ चीजें जो याद आ रही है एक रफ में। चलो क्वेश्चन नंबर 19 लिखो और रफ में रफ वाला कॉलम लो और रफ में क्या क्या चीजें हमें समझ में आ रही है मुझे बताओ। पहले तो अगर रफ हम करें तो रफ में हु इज द सप्लायर पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। और नो एंड ग्रो, हु इज द सप्लायर ऑफ सर्विस। पहले तो 1 मिनट, सप्लायर से अगर नेचर ऑफ सर्विस, सर्विस का नेचर क्या है यार, पढ़ के बताओ, टाइम पास मत करो नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। कॉपीराइट सर्विस, अच्छा कॉपीराइट में 1 मिनट, कोई कंक्लूजन नहीं, पहले डेटा एनालिसिस। कॉपीराइट सर्विस, अच्छा कॉपीराइट म्यूजिक का है या ओरिजिनल लिटरेरी वर्क का है? लिटरेरी वर्क है, अरे हाँ या ना, ठीक है, लिटरेरी वर्क है। उसके बाद में सेकंड यहाँ पे हु इज द सप्लायर, ये लिटरेरी वर्क का सप्लायर कौन है? भाई साहब मेरा चेहरा देख के नहीं, पढ़ के बताओ। ऑथर रहेगा, ऑथर मतलब गणत्र रहेगा, समझ में आया ना? तो ऑथर और वो ऑथर गणत्र। लिखो रफ में, मेरा चेहरा मत देखो, लिखो रफ में, नालायक। तुम्हारा कॉन्फिडेंस रखो बाजार में, कि भाई मैं लिख लूंगा, मैं कर लूंगा, अभी करो मेरे साथ, ठीक है? सब 3 घंटे में याद आ जाएगा कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है? तो यहाँ पे सप्लायर, रिसिपिएंट कौन है? हाँ, रिसिपिएंट अगर आप देखोगे तो नो एंड ग्रो पब्लिशर, ठीक है? चलिए उसके बाद में पहला पेमेंट कब किया? अच्छा 1 मिनट, सप्लायर हुआ और रिसिपिएंट हुआ। सप्लायर कौन हुआ? हमारा ऑथर, रिसिपिएंट कौन हुआ? पब्लिशर। कुछ मत नहीं, सिर्फ डेटा एनालाइज करो। अच्छा, पब्लिशर ने, नो एंड ग्रो ने पहला पेमेंट कब किया? बोलो, लिखो रफ में लिखो, पहला पेमेंट कब किया? कितना पेमेंट किया उसने? पहला 50,000 का पेमेंट किया। और डेट क्या है 50,000 के पेमेंट की? 5/9 है ना, 5 सितंबर को किया। लिखो, नारायण को दुखा दुखी, बात मत कर, चल लिखा गया है सारी चीजें, बता। चल बता, लिखे है सारी बातें, डेटा एनालाइज किया है? यस यू, हाँ क्यों बोल रहा है फिर?
बेटा मैं टाइम पास कर रहा हूँ क्या? नालाई नालाई की जाएगी नहीं आपकी। हाँ हाँ, तो यहाँ पे साइलेंट प्लीज। तो वापस यहाँ पे 15/9 और दूसरा पेमेंट कब किया? सेकंड पेमेंट हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दो, नहीं तो सच में अच्छे क्वेश्चन कैसे एनालाइज होते हैं वो आप कभी नहीं समझ पाओगे, नुकसान होगा आपका। ओके 12 ओके 12 क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करना ये एक अपने आप में टेक्निक है, प्लीज ध्यान दो। ओके उसके बाद में 12 ओके इसमें मेरा नुकसान नहीं है, मैंने तो जो आपसे लेना था ले लिया, नुकसान आपका है। ओके तो यहाँ पे 12 को अगर हमने यहाँ देखा तो दोस्तों जहाँ तक देखा जाए आगे वो अगर प्रॉब्लम में देखते हैं तो प्रॉब्लम में ये इतना बढ़िया प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि ये प्रॉब्लम में उन्होंने पेमेंट बता दिया, सब बता दिया और टीओएस फिक्स करो बता दिया, टीओएस फिक्स करो। और गणत्र ने इनवॉइस रेज किया, और गणत्र ने इनवॉइस रेज किया 6 को और 17 को। जो लोगों ने रिवर्स चार्ज रियली अच्छे से नहीं पढ़ा, हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा। ओके देखो मैं फिर से कहता हूँ जीएसटी 30-40 दिन में भी खत्म होता है और जीएसटी हम जैसा पढ़ रहे वैसा भी होता है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट आईसीआई की इसके ऊपर यहाँ पे उन्होंने जब सजेस्टेड में बताया कि स्टूडेंट्स के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि स्टूडेंट ने इसका फॉरवर्ड चार्ज में फिक्स कर दिया यार। ओके डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 2 लाइन में आंसर खत्म कर दिया, जबकि ये इतना इजी क्वेश्चन है। ओके अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ओके क्या हुआ, उनको फॉरवर्ड चार्ज में दिमाग में बैठा हुआ है, रट्टा मारवा है कि भाई ओके फॉरवर्ड चार्ज सर्विस होगा तो इनवॉइस विद इन टाइम, नॉट विद इन टाइम, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस खत्म करो। इनवॉइस 6 को दिया, पहला टीओएस 6 को, दूसरा इनवॉइस 17 को दिया, खत्म करो। भाई साहब कितनी बड़ी गलती कर दी। पहली बात तो अब ये प्रॉब्लम में क्या हुआ, ये प्रॉब्लम में उन्होंने ये बोला ही नहीं कि रिवर्स चार्ज वगैरह, कुछ भी नहीं बोला। आपसे एक्सपेक्ट किया कि आपको एक क्लिक होना चाहिए रिवर्स चार्ज। समझ में आया क्या? कैसे एक्सपेक्ट किया आपसे? ओके क्योंकि आप उन्होंने सारा डेटा आपको दे दिया, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क है, अरे यस और नो, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क है, उसके बाद में कॉपीराइट सर्विस है, पब्लिशर है। जिसको रिवर्स चार्ज क्लिक हो गया भाई साहब उसने पूरे 5 मार्क ले लिए। प्रॉब्लम का आंसर 2 लाइन का है, उसने पूरे 5 मार्क लिए। जिसको रिवर्स चार्ज नहीं हुआ टीओएस में भी गड़बड़, फॉरवर्ड में लियो या रिवर्स में लियो उसमें गड़बड़। समझ में आया क्या? तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, और के अब आप कहोगे सर फिर ऑथर पे तो हमने ये भी पढ़ा था कि ऑथर फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन ले सकता है। मैंने कहा डिफॉल्ट अजम्पशन रिवर्स चार्ज जब तक कुछ नहीं बोला हो। अरे है ना, वो तो फॉरवर्ड चार्ज के लिए कंडीशन है। कुछ याद आया? 2 डिक्लेरेशन है, कमिश्नर को भी डिक्लेरेशन है, इनवॉइस पे भी डिक्लेरेशन है, आपको याद होगा तो ऑथर के केस में। तो ऐसे सिचुएशन में ओके यहाँ वो फॉरवर्ड वाला मत लेना, उन्होंने फॉरवर्ड के बारे में कुछ नहीं बोला, डिक्लेरेशन वगैरह वगैरह। तो डिफॉल्ट एजम्पशन किस पे? रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज मतलब टैक्स किसको देना पड़ेगा? पब्लिशर को देना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या? टैक्स पब्लिशर को देना पड़ेगा। तो अब इसका टीओएस आप यानी आपको लिखते वक्त 2 प्रोविजन लिखनी है, रिवर्स चार्ज वाली भी प्रोविजन लिखनी है कि पहले रिवर्स चार्ज में आता है। ओके हम ये भी लिखेंगे नोट में कि ऑथर हैज नॉट ऑप्टेड फॉर फॉरवर्ड चार्ज। ओके पब्लिशर इज लायबल टू पे टैक्स। और फिर ये रिवर्स चार्ज ऑफ सर्विस है तो फिर ओके हमारा सेक्शन 13(3) और 13(3) से आंसर बहुत इजी है। आंसर क्या है? डेट ऑफ पेमेंट। पेमेंट की 2 इंस्टॉलमेंट है, डेट ऑफ पेमेंट या 61th डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस। गणत्र ने जो इनवॉइसेस दिए वहां से 61th डे है। समझ में आया क्या? आई होप यू अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन इतना बढ़िया पूछा उन्होंने, ये रियली बहुत अच्छा पूछा। ओके यानी आपके कॉन्सेप्ट ही चेक किए सिर्फ ये क्वेश्चन में। तो भाई ओके प्रॉब्लम ये है, मैं तो चैलेंज देता हूँ, प्रॉब्लम ये है कि जब आपको मार्क्स आते तो पता नहीं चलते जीएसटी और डीटी के। ओके यहाँ पे अदरवाइज नो डाउट तो अब यहाँ पे वेट तो अब यहाँ पे सबसे पहले हाँ हम अब फिक्स करते हैं। डेटा एनालाइज हो गया, डेटा एनालाइज हो गया तो मुझे बताओ ओके 2 पेमेंट है, रिवर्स चार्ज में आ जाओ। ओके रिवर्स चार्ज में आ जाओ, सर्विस में आ जाओ। 2 पेमेंट है, पहला पेमेंट कब 50,000 का है, अरे ये सर नो। तो पहला पेमेंट ओके 50,000 का है, दूसरा पेमेंट 1,50,000 का, और आपको 2 कॉन्टेक्स्ट में आरसीएम फिक्स करना है। अगर सप्लायर ने इनवॉइस ये दिया होता 610 को, अरे है ना, सप्लायर ने इनवॉइस 610 को दिया होगा तो पहले ओके सप्लायर मतलब कौन? गणत्र ने इनवॉइस, तो उसके लिए 2 टीओएस और दूसरे इनवॉइस के लिए 2 टीओएस। नहीं समझा? पहले ऑप्शन के लिए 2 टीओएस क्यों? क्योंकि पहले ऑप्शन के साथ 50 ओके 150 और दूसरे ऑप्शन के साथ 50 एंड 150। ओके तो चलो आप रफ में फिक्स करो, पहले ऑप्शन में
कम ऑन पहले ऑप्शन में ओके हमें रिवर्स चार्ज में कौन सी दो डेट चाहिए? डेट ऑफ पेमेंट। ओके तो अब आपको डेट ऑफ पेमेंट, पहला पेमेंट कब है आपका? 059 और उसने इनवॉइस कब दिया? ओके 610 को दिया। अरे यस और नो? 610 को दिया। इससे 61th डे कब आता है? 61 डे कब आता है? 612 आता है। कंफर्म? ओके तो 612 आता है या पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, तो पेमेंट पे टीओएस आ जाएगा। ये पहले 50,000 का है, कम ऑन, ये पहले 50,000 का है, ये समझ में आया क्या? अब दूसरे 1,50,000, 1,00,000 का पेमेंट कब है? 12/12। ओके 12/12 और उसका ये कब आएगा? 6/12। 6/12 उसका 61th डे आएगा। ओके 61th डे आएगा, तो विच एवर इज अर्लियर यानी 6/12। ये समझा क्या? तो ये तो पहले इनवॉइस का डेट का है। ओके अगर आपकी इनवॉइस की डेट वो दूसरे ऑप्शन में पूछ रहे क्या? 17/12 होगी इनवॉइस की डेट, गणत्र की 17/12 होगी। ये समझ में आ रहा है क्या? तो 17/12 में वापस दोनों के क्या 50,000 और क्या 1,50,000 उसके टीओएस आप फिक्स करोगे। ओके फाइन है। तो इस तरह से अब देखो आंसर देते वक्त सजेस्टेड आंसर में कैसा दिया और इसको हम ओके बहुत अच्छे वे में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके सजेस्टेड आंसर में दिया ओके पहले तो 9/3 सुनो 9/3 रिवर्स चार्ज वाला दिया। ओके उसके बाद में 13/3 रिवर्स चार्ज में टीओएस कैसे फिक्स होता है। इंस्टीट्यूट की कमेंट है लोगों ने फॉरवर्ड चार्ज में फिक्स कर दिया, उनको याद ही नहीं आया कॉपीराइट सर्विसेज, और गणत्रा ने जिस दिन इनवॉइस दिया उसी दिन टीओएस में 2 लाइन में खत्म कर दिया, जबकि भाई ये पूरा रिवर्स चार्ज में था। ये समझ में आया क्या? दूसरा ओके डिस्कशन और कंक्लूजन। ओके पहला इनवॉइस अगर 610 को दिया होता तो 2 टीओएस, अरे यहाँ है ना, और इनवॉइस अगर 17/12 को दिया होगा तो 2 टीओएस, पार्ट पेमेंट के। अब इस थ्योरी को, ये जो थ्योरी है मैंने पढ़ लिया, आंसर जरूर पढ़ना, फिक्स करना, सोचना, एब्जॉर्ब करना। सर इतना टाइम नहीं है, बस पढ़ने को कैसे भी पढ़ लेते हैं, तो भाई साहब फिर जैसे पढ़ोगे वैसे मार्क्स आएंगे। इंस्टीट्यूट को तकलीफ नहीं देने का, मार्क्स नहीं मिले तो वो भी लोग हैं जो रैंक में आते हैं और वो भी लोग हैं जो फेल होते हैं। आप अपने आप को उसी एग्जाम में कहां रखते हो? आप पे समझ में आया क्या? तो अब यहां पे ना सुनिए, तो अब इसको टेबुलर फॉर्म में भी ले सकते हैं भाई, थ्योरी फॉर्म में नहीं, ये थ्योरी में ओके ये जम गया तो ये इसको टेबल में तो प्रेजेंटेशन और अच्छा दिखता है। अच्छा टेबुलर फॉर्म में इमेजिन करो कैसे होगा। तो टेबुलर फॉर्म में ओके टाइटल तो मैंने यही दूंगा, इफ इनवॉइस इशूड बाय गणत्र, अरे इस डेट को दिया तो फिर ओके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या 50,000 एंड 1,50,000। समझ में आया क्या? उसमें डेट ऑफ पेमेंट, अच्छा यस और नो, डेट ऑफ पेमेंट। उसके बाद में सप्लायर्स इनवॉइस, सप्लायर इनवॉइस की तो एक ही डेट रहेगी जो ऊपर लिया। ओके और 61th डे निकालूंगा। ओके और क्या निकालूंगा? टीओएस निकालूंगा, टीओएस निकाल टेबुलर फॉर्म में, ये प्रेजेंटेशन और अच्छा दिखेगा। ये समझ में आएगा? बस एक सवाल पूछना कि मैं इससे बेटर कर सकता हूं क्या, अपने हिसाब से ढाल सकता हूं क्या, सिर्फ पढ़ के मत चले जाना, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में इसका भी बेटर प्रेजेंटेशन होगा, दूसरा भी बेटर प्रेजेंटेशन होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो ये क्वेश्चन लिख के देखते हैं। ओके ये क्वेश्चन लिख के देखते हैं। तो चलो यहां पे आ जाइए, बिना आंसर देखे ट्राई करते हैं, हमने हमारे ओन वर्ड्स में, बिना आंसर देखे ट्राई करते हैं हमारे ओन वर्ड्स में। डन? अच्छा ये क्वेश्चन सिर्फ टीओएस का या आरसीएम मिक्स है? आगे आगे देखो मैं कैसे मिक्स करता हूं, फिर तो उसमें सप्लाई, आरसीएम, सीएल, टीओएस, वीओएस, आईटीसी है ना, आगे आगे देखो सारी चीजें कैसे मिक्स करता हूं। तो चलिए आ जाइए, लिखो लीगल प्रोविजन, राइट डाउन लीगल प्रोविजन फटाफट, लीगल प्रोविजन फटाफट लिखो। अपने ओन वर्ड्स में, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, 9/3 कैसे लिखते हो आप पे छोड़ता हूं। अरे यार नहीं लिख नालायक, 9/3 ओके ओन वर्ड्स में। एक मिनट, अब ये फालतू वर्ड्स पे नहीं जाना, एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट्स एंड ट्रांस, इन केस ऑफ ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, समझ में आया? इन केस ऑफ ओरिजिनल लिटरेरी वर्क वे सर्विस इज सप्लाइड बाय ऑथर टू पब्लिशर, देन अंडर रिवर्स चार्ज क्या पब्लिशर, ऑथर नहीं, पब्लिशर इज लायबल टू पे टैक्स, दैट्स ऑल। चलो कोशिश करो, ट्राई करो भाई, ये सजेस्टेड के आंसर के शब्दों से ज्यादा ओन वर्ड्स। ओके ओके लिखा 9/3। एक बार फिर से आपको एडवाइस करता हूं, खुद के लिखने की आदत लगाओ। इन केस ऑफ ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, समझ में आया?
original literary work, where service is supplied by author to publisher. Then under reverse charge, publisher is liable to pay tax. Very simple words. Publisher is liable to pay tax. नीचे लिखो, we assume that, okay, we assume that author has not applied for क्या? Forward charge. That's all. Done. 9(3) is over. ठीक है. दूसरा सेक्शन 13(3) TOS फिक्स करो. सेक्शन 13(3) in case of reverse charge, TOS is earliest of the following. In case of reverse charge, TOS is earliest of the following. खुद ट्राई करो यार, मजा आता है. Okay, तो under reverse charge, TOS shall be determined earliest of the following. पहला, okay, first लिखो डेट ऑफ पेमेंट. तीन डेट लिख लेना आप. कौन सी 3 डेट्स? डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. दूसरा डेट ऑफ डेबिट टू बैंक. दूसरा डेट ऑफ डेबिट टू बैंक. और तीसरा 61th डे. 61th डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस. 61th day from supplier's invoice. From supplier's invoice. Done. Legal provision clear. अब टेबल बनाने हमें. थोड़ा मैं आंसर को चेंज कर रहा हूं. हमें टेबल बनाने. टेबल में ओके लिखो, नीचे लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ TOS. टेबल में लिखो. ओके यहां पे ओके लिखो, यहां पे डिटर्मिनेशन of TOS, time of supply under RCM. If payment नहीं, if invoice issued by supplier कौन है? गणत्र. by गणत्र on dated 6/10/20XX. 20XX. अब इस टेबल में यहाँ पे 1 मिनट हमारे हिसाब से डिजाइन होगी. 2 पार्ट पेमेंट है. अरे ये सर नो. तो 2 इंस्टॉलमेंट है. ओके उसके बाद में हमें क्या लगेगा? सीरियल नंबर या इंस्टॉलमेंट नंबर. उसके बाद में पेमेंट अमाउंट. यस और नो? पेमेंट अमाउंट. ओके उसके बाद में पेमेंट अमाउंट के बाद सप्लायर का इनवॉइस की डेट. अरे है ना, पेमेंट डेट तो मिल गई. डेट ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर. उसके बाद में 61th डे फ्रॉम इनवॉइस. उसके बाद में TOS अंडर सेक्शन 13(3). अंडर सेक्शन 13(3) RCM. डन. चलो पार्ट 1 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. पेमेंट अमाउंट कितना है? ₹50,000. बाकी आप लिखो. पार्ट 2 पेमेंट अमाउंट कितना है? अच्छा नहीं, डेट ऑफ पेमेंट आएगा. एक कॉलम और चाहिए यहाँ पे, मेरे से गलती. करो ना एडजस्ट, उतना कर लो एडजस्ट. गलती होगी. डेट ऑफ पेमेंट गलती होगी. पेमेंट रिसीव्ड, वो भी डेट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कभी कभी ऐसी गलती से सीखता है आदमी. ठीक है, तो लिखो. इसलिए आपको समझ गया कि भाई आंसर पढ़ लेते तो 2 मिनट में हो जाता. लिखने में कैसी गलतियां होती है, और वो 3 घंटे में तो और होती है. ठीक है, चलो कंप्लीट करते जाओ. पहला डेट ऑफ पेमेंट आपका 5 सितंबर. डेट ऑफ इनवॉइस तो पहला वही रहेगा 6/10, और यहाँ पे भी 6/10. सेकंड पेमेंट 12/12XX. 61th डे निकालो.
612 और दूसरे का 16 वही आएगा ना, XX, तो TOS whichever is earlier, यानी 59XX 612XX, ये हो गया। बस अब आप दूसरा करो, सिर्फ डेट बदल देना, टाइटल ऐसा ही, टाइटल ऐसा मतलब डेट, इनवॉइस की डेट बदल दो और वैसे ही टेबल बनाओ। सेकंड वाला आप करो, सेकंड वाला आप करो, सिर्फ इनवॉइस की डेट क्या रहेगी वो केस में 1712, इनवॉइस की डेट 1712 रहेगी, उसके बेस पे बनाओ। चलो अच्छा, कभी कभी मैं आपको एक बात बता दूं, सब जो आपने टेबल बना लिए और ये एक बीच में का टेबल, तो वहाँ खिचड़ी मत करना। ये जो ये वाला कॉलम है उसमें डेट डाल देना। कौन सा वाला कॉलम है 50,000, तो 50,000 ऑन डेटेड, तो उस कॉलम में एडजस्ट कर लेना। प्रेजेंटेशन बिगड़ना नहीं चाहिए और खिचड़ी नहीं होनी चाहिए। समझ में आया क्या? हाँ, बनाओ, दूसरा बनाओ, सेकंड बनाओ, मेरे लिए वेट मत करो। टाइटल वगैरह प्रॉपर देना। हो गया? पहले का टीओएस क्या आया? बाकी तो वही रहेगा। पहले 50,000 का टीओएस क्या आया? 59XX आया था, और दूसरा 1,50,000 का, हाँ 1212 आया। वेरी गुड, 1212 इस तरह से आना चाहिए आपका। डन, वेरी गुड। जो ऑनलाइन कनेक्टेड है बेटा, सबका सही आ रहा है, अच्छे से समझ रहा है? वेरी गुड जसप्रीत, वेरी गुड। चलो देखो, इवन इन्होंने भी एजम्पशन दिया है सजेस्टेड आंसर में कि ऑथर ने फॉरवर्ड चार्ज नहीं लिया। सर अगर ये एजम्पशन ले ले तो फिर ये सब कुछ करने की लिए जरूरत नहीं है। फॉरवर्ड में चार्ज लिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, लेकिन फिर वहां पे उन्होंने टाइम नहीं दिया ना, इनवॉइस विद इन टाइम है नहीं है, अरे है ना, तो फिर वो क्राइटेरिया लग जाएगा। नहीं नहीं, अपन ने ऐसा ही चलने का जब तक नहीं दिया हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दिसंबर 21 में, और मैं आपको ये कह दूं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, बिल्कुल करके आना है। क्या कह रहा हूं? बिल्कुल मेरे साथ करके आना है। चलिए तो यहां पे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ए लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज एंगेज इन क्या? जॉब वर्क ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। जॉब वर्क ये सप्लाई ऑफ गुड्स होता है या सर्विस होती है? जोर से बोलो। शेड्यूल 2 पैरा 3 याद आएगा? शेड्यूल 2 पैरा 3 किसी और के गुड्स पे प्रोसेस करना, सप्लाई ऑफ सर्विस है। एज वेल एज सर्विस तो देता ही है, एज वेल एज इंजीनियरिंग गुड्स भी बेचता है। भाई साहब दोनों बिजनेस कर रहा है, गुड्स एज वेल एज सर्विस। ए लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग टू ऑर्डर रिसीव्ड फॉर जॉब वर्क एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। जॉब वर्क ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, अच्छा तो ये हुआ सप्लाई ऑफ सर्विस, और सप्लाई ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स ये सप्लाई ऑफ गुड्स। अब तो इजी हो गया। ओके, डेट ऑफ, ध्यान से देखना, पूरे ताकत के साथ देखना, ऐसे जैसे एग्जाम में बैठे हो और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर, ठीक है। डेट ऑफ रिसिप्ट इन एडवांस, ठीक है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क, ठीक है। कंप्लीशन मतलब प्रोविजन। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस फॉर टोटल अमाउंट, ठीक है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ बैलेंस पेमेंट, ठीक है। पहली बात तो वो कोई रिवर चार्ज में जाएगा या फॉरवर्ड चार्ज? जब तक रिवर चार्ज वाला इंसिडेंस नहीं दिखता है अपना फॉरवर्ड ही चलने का,
फॉरवर्ड चलने का, चलो फॉरवर्ड में सर्विस का टीओएस कैसे फिक्स होता है? पहला स्टेप मेरे साथ, इनवॉइस विद इन टाइम। स्टेप से जाओ, इनवॉइस विद इन टाइम। टाइम मतलब क्या कि जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई, वहां से 30 डेज। सर्विस कंप्लीट कब हुई? 6 मार्च को, अरे ना 6 मार्च को। इनवॉइस कब दिया? 11 मार्च को। तो इनवॉइस विद इन टाइम है। इनवॉइस विद इन टाइम है तो क्लॉज ऐसे ही फिक्स होगा। इनवॉइस विद इन टाइम है तो क्लॉज ऐसे ही फिक्स होगा। अब यहां 2 टीओएस फिक्स हो गए, पर दोनों टीओएस क्लॉज ऐसे ही फिक्स हो गए। नहीं समझ में आ रहा? पहला टीओएस 1,50,000 के लिए 2 पेमेंट है ना, तो पहला पार्ट पेमेंट 150 है एडवांस। अच्छा, सर्विस एडवांस में कहाँ आता है? टीओएस से तो गुड्स है, हाँ ये सर्विस है, आता है तो एडवांस। तो ओके, क्लॉज ऐसे ही, मतलब ओके रिसिप्ट या इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, मतलब एडवांस पे आएगा। तो आपका पहला टीओएस 1,50,000 के लिए कब आएगा बेटा? 3 मार्च को आएगा। और रिमेनिंग 1 लाख के लिए, क्लॉज ऐसे रिमेनिंग 1 लाख के लिए इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, तो क्या? इनवॉइस। ये समझ में आया क्या? तो ऐसे केस में आपके 2 टीओएस फिक्स हो गए। ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए, 2.5 मार्क आपका फिक्स हो गया। प्रेजेंटेशन, लीगल प्रोविजन, और ये टेबल से भी प्रेजेंट कर सकते हो, लिखकर भी प्रेजेंट कर सकते हो। ये समझ में आया क्या? दूसरा गुड्स है। ओके, तो इस प्रॉब्लम में आपको एक चीज समझ गई, ऑर्डर की डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती है हमारे लिए, तो हमने जो स्टेप्स लिया वही विद इन टाइम विद। अब गुड्स के लिए सेक्शन 13 जाएगा या 12 जाएगा? 12 जाएगा। ऑर्डर 8 को कंफर्म हुआ, एडवांस 12 को मिला, गुड्स का रिमूवल 17 को हुआ, इनवॉइस 22 को हुआ। ओके, इनवॉइस 22 को गया। यहां विद इन टाइम वाला कॉन्सेप्ट है या लास्ट डेट वाला कॉन्सेप्ट? ये गुड्स का है, यहां विद इन टाइम वाला नहीं, यहां लास्ट डेट वाला है। ये समझ में आया क्या? उसके बाद में डेट ऑफ बैलेंस, तो गुड्स होगा। गुड्स के केस में दिमाग नहीं लगाने का बॉस, 2 ही डेट पूछने का, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब रिमूवल विच एवर इज। और सर पहले कुछ मिला बाद में कुछ, समझ में आया? इंस्टीट्यूट ने एक ही क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट आपसे चेक कर लिया, गुड्स के भी चेक कर लिए, सर्विस के भी चेक कर लिए। समझ में आया क्या? तो आपका डेट ऑफ रिमूवल यानी लास्ट डेट या डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो तुम्ही इनवॉइस लेट देताय, आम्ही का थांबायचं? कळलं का? आम्ही तर डेट ऑफ रिमूवलच घेऊ, टाइम ऑफ सप्लाय। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई आपका लास्ट डेट को आएगा, यानी 17 को आएगा। समझा? करोगे ये बिल्कुल करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए। डन? ओके, प्रेजेंटेशन, इनवॉइस का टेबल बना सकते हो? नहीं, इनवॉइस का तो पार्ट पेमेंट के 2 टेबुलर फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। यस और नो? अगर वो सर्विस का होगा तो, आई रिपीट, अगर वो सर्विस। गुड्स में तो 2 ही डेट लिखने का बॉस, और एक रेफरेंस डालने का 66/2070, दैट्स ऑल। ठीक है, कर को देखो, बहुत मजा आएगा। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 20 पे आना। चलिए, यहां एन ऑर्डर इज प्लेस टू TN कंपनी शोलापुर on 18th August, supply of fabrics to make the garment। 1 मिनट, ऑर्डर सर्विस का है, गुड्स का? सप्लाई ऑफ गुड्स का है, प्लीज, सप्लाई ऑफ गुड्स का है। कंपनी डिलीवर्ड द फैब्रिक्स ऑन 4th September। फैब्रिक्स कब डिलीवर्ड हुआ? 4 सितंबर को डिलीवर्ड हुआ, मतलब रिमूवल। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इश्यूड द इनवॉइस ऑन 15 September। इनवॉइस कब किया? पेमेंट अगेंस्ट वाज रिसीव्ड ऑन 30 September। ओके, डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, बहुत इजी है। गुड्स का है तो रिमूवल या इनवॉइस विच एवर इज अर्ली। ऐसे प्रॉब्लम आए तो छोड़ना मत। लेकिन देखो, पढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। ऐसे प्रॉब्लम आए तो इंडिया में कोई भी पढ़ाए, सबके आंसर सही आएगा। मेरा रोल तब आएगा जब हमने वो रिवर्स चार्ज वाला देखा। वैसे आए तो फिर मैं पिक्चर में आऊंगा। समझ में आया क्या? नहीं? ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, HM इंडस्ट्री लिमिटेड। HM इंडस्ट्री लिमिटेड एंगेज इन सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ रोड। अब मैं पिक्चर में आऊंगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट ऑन 20th May क्या? 20XX। 1 मिनट, HM इंडस्ट्री ने
एंगेज इन सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट, एंगेज किया 20th को, ठीक है. However, consignment could not be sent immediately on account of strike in factory. Instead, it was sent on क्या 20th जुलाई. एक मिनट, कंसाइनमेंट कब भेजी गई? 20th जुलाई को. इनवॉइस वॉज रेज फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर ऑन 20th जून. एक मिनट, ट्रांसपोर्टर का इनवॉइस कब आया? और हमने पेमेंट किया ट्रांसपोर्टर को कब? 25 अगस्त को. भाई साहब, उन्होंने रिवर्स चार्ज का वर्ड भी यूज नहीं किया, रिवर्स चार्ज का वर्ड भी नहीं यूज किया. पर आपको क्लिक होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट बाय रोड है, जीटीए सर्विस है, ओके, और क्या एचएम पे, कम ऑन, किस पे? एचएम पे रिवर्स चार्ज में जीएसटी आएगा. ओके, रिवर्स चार्ज में जीएसटी आएगा. और वो है एचएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बॉडी कॉर्पोरेट हो, रजिस्टर्ड होगा तो भी आएगा, और रजिस्टर्ड नहीं भी होगा तो भी नोटिफाइड कैटेगरी में आएगा. अरे है ना, रिवर्स चार्ज आएगा. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एजम्पशन लिख देंगे, जीटीए इज नॉट ऑप्टिंग फॉर 12%. कम ऑन यार, जीटीए इज नॉट ऑप्टिंग फॉर 12%, ये एजम्पशन लिख देंगे, मतलब फॉरवर्ड चार्ज के लिए नहीं है. दूसरा यहाँ पे अगर रिवर्स चार्ज है तो सर्विस है, सर्विस लिए रिवर्स चार्ज नहीं, किसने? एचएम में, तो 12/3 लगेगा या 13/3 लगेगा? 13/3. बस दो डेट इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ पेमेंट. वो कब एंगेज किया, स्ट्राइक हो गई, ये फालतू बात है, मुझे सिर्फ दो ही डेट चाहिए. बताओ कौन सी डेट? डेट ऑफ पेमेंट. कब पे किया भाई? कब पे किया? 25 अगस्त को. ओके, और 61th डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस. उसने इनवॉइस कब दिया था? 20 जून. यहां से 61th डे क्या आ रहा है? 20 अगस्त. तो 20 अगस्त और 25 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर, मतलब 20 अगस्त आपका टीओएस आ जाएगा. प्रोविजन वैसे ही जो हमने लिखा था, रिवर्स चार्ज वाला, याद है ना, रिवर्स चार्ज वाला देना पड़ेगा. एंड दैट्स ऑल. ओके, तो ये सारी चीजें आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी. यस और नो? ओके, ये भी होमवर्क करके आना भाई, स्पेशली सेकंड वाला. पहले वाले में कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना. स्पेशली सेकंड वाला एक बार प्रेजेंट करके आना. चलिए, ओके, ये देखा हमने यहाँ पे क्वेश्चन 20. चलिए अब आ जाओ वाउचर, क्वेश्चन नंबर 23 में. क्वेश्चन नंबर 23 में वाउचर. अब यहाँ पे मील कूपन्स आर सोल्ड टू अ कंपनी. एक मिनट, वाउचर वाला एक बार याद करते हैं, क्या है वाउचर वाला? आइडेंटिफाइबल, नॉट आइडेंटिफाइबल. ये एग्जाम में पूछा था, आईपीसी में मॉक टेस्ट पे, सॉरी एग्जाम में नहीं, मॉक टेस्ट पेपर में पूछा हुआ है. ओके, और स्टडी मैट में एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है. मॉक टेस्ट पेपर में, स्टडी मैट में और एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है. ओके, देखो, मील कूपन्स आर सोल्ड टू अ कंपनी ऑन 9th अगस्त फॉर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एम्प्लॉय ऑफ द सेड कंपनी. ओके, कब बेचे गए? 9th अगस्त को. ओके, द कूपन वॉज वैलिड फॉर क्या? 6 months एंड कैन बी यूज अगेंस्ट परचेस ऑफ फूड आइटम्स. These employees use them in a various stores for purchase of various edible items on different date throughout the 6 months. Various item purchase कर सकते हो. Identifiable या non identifiable? What is the date of supply of coupon? नहीं एक मिनट, date of TOS करना, date of TOS of supply of coupon, वहाँ TOS वर्ड आना चाहिए. Date of TOS of supply of coupon. तो मुझे बताओ जिस दिन इशू किया या जिस दिन रिडम्पशन होगा. तो ऐसे केस में नॉन आइडेंटिफाइबल वाउचर है, इसमें लिख के भी नहीं देखा, ये क्वेश्चन पढ़ के भी गए तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें कोई क्रिटिकल केस नहीं है. और डेट ऑफ रिडम्पशन, ये दो लाइन आपकी आनी चाहिए. डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, ठीक है. अब आप क्वेश्चन नंबर 26 जो हमारा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, आ जाओ. ओके, क्वेश्चन नंबर 26. नाउ मिस्टर एक्स सप्लाइड गुड्स, एक मिनट, मिस्टर एक्स सप्लाइड गुड्स 50,000 टू इट्स कस्टमर मिस दियाना ऑन 1st January. ओके, ऑन अ कंडीशन दैट पेमेंट फॉर द सेम विल बी मेड इन अ वीक. एक मिनट, कब सप्लाई किया? 1st January. प्लीज. उसके बाद में हाउएवर मिस दियाना मेड अ पेमेंट फॉर द सेड गुड्स ऑन क्या? 2nd February. अच्छा, 1 वीक में मांगा था, नहीं दिया, पेमेंट आया 2nd February को. एंड पेड द इंटरेस्ट ऑफ 2,000. पेड द इंटरेस्ट भी दिया 2,000. अच्छा, इंटरेस्ट कौन से मंथ में दिया? 2nd February. व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई विद रिगार्ड टू एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट? तो इंटरेस्ट का टीओएस कब होगा? व्हेन रिसीव्ड. तो जिस दिन इनवॉइस गया या जिस दिन रिसीव हुआ? रिसीव कब हुआ? 2nd Feb.
सेकंड फिफ्थ तो टीओएस कब आएगा? सेकंड फिफ्थ। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन अगर आए ना, छोड़ना मत। और ऐसे क्वेश्चन में मेरा काम नहीं है, ये तो इंडिया में कोई भी पढ़ा देगा तो आ जाएगा, ठीक है? ओके, यहाँ मेरा काम नहीं आता। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ओके आवर चैप्टर, ओके क्वेश्चन एंड डिस्कशन, ओके टाइम ऑफ सप्लाई।